हेलो, वेलकम टू सीडीएस ब्लैक। जैसे रात के बाद दिन का होना तय है, वैसे सीडीएस 1 के बाद सीडीएस 2 का होना तय है। तो हम इसमें देखते हैं सीडीएस 2 2023 की स्ट्रेटजी, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए इस एग्ज़ाम को। अभी आपके पास सबसे पहले तो ये देखना है कि टाइम कितना है। तो सितंबर में एग्ज़ाम है, यानी कि हमारे पास है अप्रैल का बचा कुचा। अप्रैल चल रहा है ना ये, हाँ। फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त, हमारे पास ये मेनली 4 प्योर मंथ हैं। और थोड़ा सा अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल नहीं मानते हैं, 4 महीने मान लेते हैं, है ना, 4 मंथ। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये पहला अटेम्प्ट होगा, है ना। सीडीएस 2 ही पहला अटेम्प्ट होता है, हम सभी का पहला अटेम्प्ट यही था। तो अभी आप ग्रेजुएशन करके आए होंगे, तो हो सकता है आपने ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने वाले हैं वो आपको ना पता हो। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है यार, कि ये चीज़ें मैं पढ़ के जाऊँगा और ये चीज़ें नहीं पढ़ के जाऊँगा, या फिर हल्का सा पढ़ के जाऊँगा अगर टाइम बचता है। तो प्रायोरिटीज़ आपको अपनी पहली सेट करनी है, जो कि जहाँ से स्कोरिंग है और जो ईजी है वो क्या है, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ये 4 आपको मैं उस शख्स के लिए ये लेके चल रहा हूँ, मान रहा हूँ कि उसका ये पहला अटेम्प्ट है। ये 4 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, और साथ में इंग्लिश और मैथ्स तो करना ही है, क्योंकि इनका अलग से पेपर है। अच्छा, एक और चीज़ है जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कंटेंट या तो एमसीक्यू। इस पर सोच रहा हूँ या तो मैं अलग से वीडियो लाऊँ। मैं तो कहता हूँ कि पहले आपको एक बार कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाना है। देखिए, डायरेक्ट एमसीक्यू बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि आपको दायरा नहीं पता चल पाएगा कि यार इस क्वेश्चन का दायरा कितना है, रेंज कितना है ना, बाउंड्री कहाँ पे है। कितना भी पता चलता जाएगा, लेकिन जब आप एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया, अब आप एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो आपको ये पता होगा, अच्छा हाँ ठीक है, ये सॉलिसिटर जनरल वाला था, हाँ ठीक है, प्रेम्बल हो गया, ओके ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसलिए कंटेंट के बाद एमसीक्यू लगाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यही आपको भी करना चाहिए। सब्जेक्ट वगैरह वैसे पता ही होगा, पर देख लेते हैं। 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश का, जीके का, मैथ्स का। 120 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स में 100 होते हैं। 100 नंबर हो गया, 300 नंबर का पेपर हो गया। एएफए, आईएमए, आईएनए, यानी कि इनका 100 300 नंबर का पेपर। और जो ओटीए हैं, यानी कि मेन या तो शॉर्ट सर्विस वाले मेन या तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, इनके 2 ही पेपर होंगे, इंग्लिश और जीके, यानी 200 मार्क्स का हो गया। कट ऑफ देख लेते हैं। पिछले 5 साल का डेटा अपने पास है, मतलब 5 एग्जाम का डेटा है। देखो, हम यहाँ ओटीए पे एक बार फोकस करते हैं। ओटीए के थोड़े मेंबर ज़्यादा होते हैं। देखो, 93 था सीडीएस 1 2020 में, 97, 107, 102, 100। यानी कि देखो, 100 से कम का अगर टारगेट है तो कोई बड़ी दिक्कत की बात है ना। ये पहले होता था 93 और 97 कट ऑफ, अब तो देखो 107। ये थोड़ा सा यहाँ पे इजी पेपर मान सकते हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा ऊपर गई थी। फिर देखो 102, 100 और सीडीएस 2 2020 का भी कट ऑफ नहीं आई है। वो ओटीए, अभी ओटीए की एसएसबी चल रही है, ओटीए की एसएसबी हो जाएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। जो अभी आया है वो केवल एएफए, आईएमए, आईएनए है। ओटी के बाद आता है, उसके बाद आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं, एसएसबी के मार्क्स भी देख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। यानी ओटी का ये है। और अगर हम इसमें देखें, सबसे ज़्यादा तो एएफए है, 143, 152, 58, 47। इसमें सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं आईएमए के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, बॉल पार्टी, 130, 45। यानी अगर आपके पास 150 आ गया तो बड़े आराम से सब कुछ क्लियर है। 140 आ गया, आईएमए मिल जाएगा। 140 आईएमए ठीक दिखता है। ये देखो यहाँ पे 138 है, 136 है, अगर 140 माना तो भी आईएमए क्लियर है। तो अब देखो, बुक लिस्ट सबसे पहले हम चालू करते हैं जीके की, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं, पॉलिटी की एक ही बुक है, आपको पता है, एम लक्ष्मीकांत। अब देखो, इसमें पूरा या तो कवर टू कवर पढ़ लो जो रिपीटर्स हैं, या फिर हमें सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जो जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट हो गई। ये रही इसकी प्लेलिस्ट। यूट्यूब पे आपको पता ही है, बहुत कंटेंट अवेलेबल है। ये एक प्लेलिस्ट है, स्टडी आईक्यू की है मेरे ख्याल से, 100 आवर्स करके है। तो अब इसमें क्या है, चैप्टर वाइज सारा पढ़ लो। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है। कहाँ है,
ये रहा, ये वाली वीडियो है ना, पॉलिटी सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजी, इसमें मैंने ये बताया कि कौन कौन से चैप्टर इस बुक से पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये रही इसकी लिंक। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर जो है हमें पढ़ना होता है इस एग्ज़ाम के लिए, और ये रही बुक। अब बुक को कोई प्लेलिस्ट की हेल्प से पढ़ता है तो ऐसे पढ़ लेना, बाकी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, पढ़ते जाओगे समझते जाओगे, उसको बस याद रखना है। इसमें कोई बहुत टफ नहीं है कि ऐसे है फिर उसको ये करेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट कर रहा है, किसको कौन रिज़ाइन कर रहा है, तो ये थोड़ी सी जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो कन्फ्यूजन पैदा होती है। कैसे ख़त्म होती है कन्फ्यूजन? कई बार उसको पढ़ के, और जहाँ पे कन्फ्यूजिंग वाली पेयर है उसको एक बार लिख के याद करने की कोशिश करके इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट का यूज़ करके पॉलिटी बड़े आराम से पढ़ लेना, और यहाँ से देख लेना कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं। सेकंड, साइंस, द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट विच कैरी मोस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। देखो बायो बड़े अच्छे से पढ़ना है, और जिन्होंने मैथ्स वैथ्स ली थी बचपन में, तो वो ऐसा मत सोचना कि बायो नहीं पढ़ के जाऊँगा। जब हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं तो बायो क्यों नहीं पढ़ सकते? बायो भी पढ़ सकते हैं। 9th एंड 10th ये 2 NCERT है बहुत ही प्यारी। बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और फिज़िक्स भी पढ़ना है। फिज़िक्स आप थोड़ा ना भी पढ़ें तो काम हो जाएगा क्योंकि बड़ी ईजी आती है फिज़िक्स। अभी आज ही वाले में देखो, पेपर वाले में क्या आया, पावर इक्वल टू 1/f, रेजिस्टेंस दे दिया पैरेलल में, और क्या क्वेश्चन आए थे फिज़िक्स के? बड़े ईजी क्वेश्चन आए थे, कुछ दम नहीं था। और क्या क्वेश्चन आया था? एक सिंपल न्यूटन इक्वेशन पे वो न्यूमेरिकल। तो फिज़िक्स थोड़ी सी ईजी आती है, और ऐसे भी कर सकते हैं आप फीलिंग लेके। लेकिन जो बायो है, केमिस्ट्री, पढ़ना तो तीनों है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आपको तीनों पढ़ना है। सोर्स यू हैव टू फॉलो इस क्लास 9th एंड 10th की NCERT। बहुत सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको पढ़ने के बाद एक जो ये मैंने बनाया है, इसमें कहाँ है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये इन्हीं NCERTs का कंपाइलेशन है। पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले, जैसे दवा होती है, सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना, ये है प्लेलिस्ट। एक बार या तो इसको 1.25 1.5 पे देख के जायज़ा ले लो कि किस चैप्टर में क्या मामला है और क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, एक तरह से आपको समरी मिल जाएगी, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और 9th और 10th देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू NCERT, इस बात को तो सभी मान रहे हैं ना। एक बार NCERT लाइन बाय लाइन अच्छे से मज़े से पढ़ लेना, और कई बार पढ़ना पड़ता है, मुद्दा ये है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कुछ चीज़ें कि अच्छा ये भी लिखा था इसमें। वो एक शेर है ना कि उन्हीं पन्नों को दोबारा पलटता हूँ, हर बार कुछ नया मिलता है। तो बीट NCERT और बीट सम ओल्ड मैसेजेस, जब आप दोबारा पलटेंगे कुछ चीज़ें और मिलती हैं यार। तो इसको 2 बार 3 बार जब पढ़ोगे तब जाके सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और कोई चीज़ छूटेगी नहीं, है ना। वो है पायरोवेट वाला, यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे वो होता है इथेनॉल, लैक्टिक एसिड। एक बार ये पूछेंगे, एक बार ये पूछेंगे, एक बार ये पूछेंगे, तो क्यों ना हम इसको एक बार पढ़ लें। कहाँ से पढ़ना है? 9th एंड 10th की NCERT से, विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेलिस्ट ऑल्सो। यानी हमारा पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में देखो, अब इसमें हमें इतना पढ़ के ही काम हो जाता है, निकल जाता है। CABF के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ कंपटीशन थोड़ा और ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कि जिनके साथ कंपटीशन है उन्होंने भी उतना ही पढ़ा है, लगभग सा। NCERT की 2 बुक्स होती हैं, एक है फिजिकल और एक है इंडियन ज्योग्राफी। इन दोनों को भी आपने अगर पढ़ लिया, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी आपका सारा काम हो जाएगा यहीं से। उसके बाद क्लास 12th की भी 2 बुक है, एक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये ऐसा नहीं है कि इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा, इसमें आप थोड़ी सी आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। समझ आ गया? फिर से देखते हैं। 11th की 2 बुक, फिजिकल और इंडियन, 2 पढ़ लिया। अब 12th की NCERT को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इनकी थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी करनी है। क्या करनी है? जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें करनी है। अब जैसे इसमें से क्वेश्चन आया जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आया हुआ है क्वेश्चन, या फिर वो वाले क्वेश्चन जो आते हैं हर बार, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, गोल्डन कॉलर, या फिर एक वो आया था रूहर फील्ड जर्मनी। पेन ठीक नहीं चल रही है,
पर मान लो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इन 2 NCERT से अगर हम सिलेक्टिव स्टडी करें थोड़ा सा, एक वो क्वेश्चन आता है जो मिलियन सिटी, और कौन सी सिटी है वो, मेगा सिटी, मिलियन सिटी, ऐसे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है। अब अच्छा, अगर हम ग्राफ देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें उतना ही टाइम लगेगा, तो उतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। मान लेते हैं 11th की बार ग्राफ बना दूँ, मान लेते हैं 11th की फिजिकल कंप्लीट करने में आपको इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे मैं टाइम दिखा रहा हूँ, है ना, टाइम। तो 11th की इंडियन कंप्लीट करने में आपको इतना टाइम लगेगा, और 12th की कंप्लीट करने में आपको इतना टाइम लगेगा। ये 11th की बात है, चल जाओ, और ये 12th की बात है। तो ऐसा मत समझना कि 11th करूं फिर 12th करूं, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। 11th क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें याद होंगी। 12th सस्ती सी है ना, सिर्फ ये है 5-10 रुपये, मतलब 5 थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, उसी हिसाब से देख लेना। तो बस मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था कि इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से। अगर आप, ठीक है, आपको इंग्लिश आती है पढ़ना, अगर आप बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आपको तो बड़ी जल्दी से देखोगे, नोट्स बना लेना 5-6 पेज की इसकी, 5-6 पेज की इसकी, काम हो जाएगा। और मेनली फोकस आपका होना चाहिए इस पर, इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी पे। हाँ, इसकी भी प्लेलिस्ट सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये पता नहीं कोई कोई टीचर होंगे, उनकी प्लेलिस्ट है। जिसे दिक्कत हो आराम से यहाँ से प्लेलिस्ट देखना, सॉरी, और सभी चीज़ों को ख़त्म कर देना। एक इशू क्या आती है इन प्लेलिस्ट में कि ये इस ऑब्जेक्टिव से नहीं बनी है। किस ऑब्जेक्टिव से? हमारे डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इन्होंने तो पूरा ही कवर कर दिया है, तो थोड़ी सी एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको ये पढ़ते वक्त ना पता चल पाए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें फर्री मारने वाली है। बाकी प्लेलिस्ट और बुक का यूज़ करते हुए आप इन चीज़ों को ख़त्म करिए और मज़ा लीजिए। पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी हो चुकी है, अब पढ़ते हैं अपने आखिरी चीज़। 4 महीने में यही इतना ही कर पाओगे मुझे तो लगता है, अगर कोई फ्रेशर है। करंट अफेयर्स कब के करने होते हैं? देखो, अगस्त और सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो इसके पहला वाला महीना नहीं किया जाता है, पेपर छप गया होगा, नहीं तो बन गया होगा, ये करना होता है। लास्ट के 6 महीने कहते हैं, 4 भी कर लो तो बहुत है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 2 और पीछे ले लो अगर टाइम आपके पास बचता है। 2 पीछे कौन से आ जाएंगे? मार्च और फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक, मार्च से मान लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने। 5 महीने आपको प्राइम फोकस रख करके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। अब करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते वक्त क्या करना है आपको? कोई भी एक मैगजीन जो आपको पसंद हो। अपने ज़माने में मैं यूज़ करता था ग्रेडअप की। ग्रेडअप क्यों यूज़ करता था? क्योंकि ये फ्री थी और मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। और अब बायजूस हो गया है शायद ग्रेडअप ही, कोई भी। हाँ, इसलिए मैं यूज़ करता था क्योंकि इनकी छोटी थी, 30-35 पेज की थी। वहीं विजन की 100-150 पेज की आती थी। तब इतनी समझ नहीं थी कि विजन को कैसे यूज़ करना है। तो जो मैगज़ीन आपके पास मार्केट में अवेलेबल हो, मार्केट मतलब ऑनलाइन, PDF, यहाँ वहाँ, टेलीग्राम, जो मिले, जो अच्छी मिले, ना मिले तो ये ग्रेडअप फ्री में अवेलेबल है। अब पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं। तो 30-35 पेज की होती है। स्टेट की न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे आपको पता तो चल ही जाएगा ना क्या पूछते हैं इस एग्ज़ाम में। नहीं पता चलेगा तो आप किसी ऐसे से पूछो। अब आपको अपना फोकस एरिया ध्यान रखना है। अब इसमें हर चीज़ नहीं पढ़ना है कि फलाना नया पोर्टल आया सारे ही पढ़ लिए हैं। जो सेंटर गवर्नमेंट की हो वो पढ़ लेना। तो ये जो फोकस एरिया ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। डिफेंस एक्सरसाइज इस बार भी आ गई 2, डिफेंस की कोई डील हो, कोई भी एक मैगजीन अच्छे से पढ़ के यूट्यूब पे पहले देख लेना। अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स कोई ना कोई लड़का बताएगा ही, देख लेना, मैगजीन पढ़ लेना। उसके बाद एक PDF आती है, हालांकि ये पेड होती है, लेकिन ये कैसे मिलेगी ये आपको पता ही है। थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ता है, कहाँ सर्च करना है सब आपको पता ही है। तो 300 MCQ डॉक्टर गौरव गर्ग स्टडी IQ के हैं, इनकी एक PDF आती थी। तो इसमें भी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ
अलग एग्ज़ाम्स को टारगेट करते होंगे, इसमें वो बैंकिंग का पूछते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन रहते हैं, फाउंडर कौन बना, इसका कौन बना, नया अपॉइंटमेंट कौन हुआ, राजदूत है ना, ये एम्बेसडर, ये सारे भी तमाम क्वेश्चन इन सर ने डाले हुए हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस 300 में लगभग 150 क्वेश्चन अच्छे बचेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स का जिक्र होगा, कोई नया इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मंथली इस PDF को भी अगर आप एक बार ऐसे देख लें तो मज़ा आ जाएगा। यानी मैगज़ीन और ये वाली PDF या तो कोई और PDF जो आपको मन करता हो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, और थोड़ा रिटेंशन में आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। फिर से ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने जो डेटा है कहीं पे दिया 4% CRR कितना बढ़ गया, ये सब मेरे ख्याल से बैंकिंग वगैरह के लिए होता होगा। हमारे UPSC CDS CAPF एग्ज़ाम में इनका रोल इतना नहीं है। तो पढ़ते हुए आपको अपना फोकस एरिया ध्यान में रखना है, और हर महीने के 2-2, 2.5 पेज के एक शॉर्ट नोट्स टाइप के बन जाए तो ठीक है। और करंट अफेयर्स को लिंक करके जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जैसे वो बताया था कि कोई मान लो कोई अभी वो मिला खेल रत्न अवार्ड या ओलंपिक हुआ, तो देख लेना ओलंपिक पहली बार कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ऐसी जो लिंक्ड वाली चीज़ें हैं वो देख लेना। कोई अभी ऑपरेशन हुआ, जैसे अभी ऑपरेशन वो चल रहा है सूडान वाला, ऑपरेशन कावेरी, तो ये देख लेना ऑपरेशन कावेरी। और इसी के साथ जो अपने पुराने वाले ऑपरेशन थे, अभी हमने वहाँ से यूक्रेन से लाया था ऑपरेशन गंगा, तो थोड़ा सा लिंक करके जो आपको लगता है काम का वो हल्का सा आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको अगर रेगुलर न्यूज़ पढ़ना है तो आपको पता है today's.newspaper, यहाँ आपको थोड़े शॉर्ट में दिन का कंपाइलेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं डालता हूँ, किसी को आना हो तो आ सकता है। तो यानी अब हमारा क्या हो चुका है, अगर एक बार हम देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो डन है, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, और क्या चाहिए। 4 महीने में इतना ही कर पाएंगे। लेकिन कुछ और सीनियर वगैरह जिनका ये कंप्लीट है, तो वो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री थोड़ा और अच्छे से कर लेना। बाकी जो नए लोग हैं वो उसको अच्छे से मत करना, इसकी सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सेलेक्टिव स्टडी का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको तभी करना ओनली इफ़ द टाइम परमिट्स। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन चीज़ों को देखो। हिस्ट्री के लिए क्या है, ये थीम्स है, ये आप कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं बचेगा। थीम्स क्या होती है, 12th की NCERT होती है, उसे करना होता है। इस बार भी 6-7 क्वेश्चन आराम से आप यहाँ से कर सकते थे। जॉन लॉरेंस जिसने शिमला शिफ्ट किया यहीं से था, विजयनगर अंपायर यहीं से था, थेरीज यहीं से था, अलवर न्यानर यहीं से था। तो ये सब लोगों को नहीं करना है हिस्ट्री, जिनका कंप्लीट हो वही करें, बाकी ये सब किसी को ना करें। इकोनॉमिक्स की भी आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक में देखो, स्टैटिक इस बार में मिसाइल तो नहीं आई, लेकिन इससे पहले मिसाइल आई थी और ये आएंगे ही। ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको एफकैट में भी काम आता है। और डिफेंस की एक्सरसाइज इस बार 2 आ गए, एक वो वज्र नहीं, कौन सा था, इंडोनेशिया वाला, गरुण शक्ति, नाग शक्ति। हैरी पॉटर देखा ही नहीं हम लोगों ने यार, हिंदी में देखा था, तो हिंदी में ही मज़ा आता है। लेटेस्ट डील्स 8th-9th में इंग्लिश थोड़ी ना आती दिखते। गरुण शक्ति, वयमस्या, सुयोग्या, हाँ जीके हो गया, यानी जीके हमारा सारा हो गया। यही 4 सब्जेक्ट आपको फोकस करना है और आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश भी देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंग्लिश, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर ज़्यादा इनपुट ना भी दें इंग्लिश में तो भी उनके मार्क्स आ जाते हैं 65 के अराउंड। तो वो अपने हिसाब से देख लेना कि किसको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, किसको नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन 70+ आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो 70+ करिए। अगर आपका OTA टारगेट है तब तो आपको बिल्कुल इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा चाहिए। और देखो, सबसे पहले क्या है कि मैंने अपने ज़माने में यूज़ किया था पाथफाइंडर की अरिहंती। क्यों किया था, क्योंकि इसमें इंग्लिश था और इसमें मैथ्स भी था और मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो मुझे ठीक लगी, कोई दिक्कत नहीं थी। इंग्लिश में जो उसमें ग्रामर के रूल्स हैं वो पूछे जाते हैं, इसमें CDS में बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं, कर लिया। मैथ्स में यहाँ टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो कर लिया। PYQs मिल रहे हैं, ये भी कर लिया। तो मैंने पाथफाइंडर लिया था, जिससे कि दोनों काम हो गया था, इंग्लिश का भी मैथ्स का भी। और GK VK ऐसे नहीं निकलता है पाथफाइंडर से, है ना। उसके लिए डिटेल जो अभी हमने बात किया वही पढ़ना पड़ता है। या फिर एक और बुक आती है, ये इंग्लिश की बुक है, नीतू सिंह मैडम है। इसमें क्या है कि इसमें पूरे इंग्लिश समझाई हुई है, जितने रूल्स हो सकते होंगे सब कुछ। तो आप पाथफाइंडर लेके भी काम कर सकते हैं। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का मन हो, या फिर वो
उसे पता हो कि मैं कुछ और एग्ज़ाम भी पढ़ूंगा, तो वो नीतू ले लेना, नीतू सिंह। इसके साथ आपको करना है PYQ, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न और जो उनका तरीका है, जो पैतरा है, वो आपको समझना है। तो PYQ लगाना, पाथ फाइंडर से सारे के सारे टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश का काम हो जाएगा। इनमें से कोई एक बुक जो आपको अच्छी लगे, मान लेते हैं हम पाथ फाइंडर लेके चलते हैं, और यूट्यूब पे जो आपको ठीक लगे, जो आपको बताए, है ना, कि इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये है वो है, तो वहाँ से यूट्यूब से सीख लेना, हो जाएगा काम। मैथ्स भी देख ही लेते हैं। अब मैथ्स देखो, इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया था, बाकी पिछले 5-6 साल का तो एवरेज था, पिछले 4-5 साल का लेवल अगर 1 है तो इस बार का लेवल 3 था, 3 या 2 कह दूँ, 1.2 1.5 कह देते हैं, क्योंकि मैंने लेवल 1 लिखा है। अरे हटा ही देता हूँ यार, इस बार का मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ था, मानता हूँ। क्या करना है आपको, पहली बात तो मैथ्स का अपना सिलेबस चेक करो, क्या क्या इसमें वो आता है। बुक कोई भी यूज़ कर लो, पाथ फाइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यही यूज़ किया था। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को फिनिश करते चलो। कहाँ से फिनिश करना है, यूट्यूब, या तो आप कहीं टीचर से पढ़ते हो, कोई कोर्स आपने ले रखा हो तो वो लोग कराते होंगे। यूट्यूब से ऐसे मान लो सीखना है ट्रिग्नोमेट्री या फिर टाइम एंड वर्क डालो, दुनिया भर के टीचर हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, जो अच्छा लगे उससे सीख लो। उसके बाद आके PYQ की प्रैक्टिस कर लो। कहाँ से, एक बुक ले रखो, चाहे पाथ फाइंडर, नहीं तो दिशा और किरण, बहुत सारी आती है, जिसको जो अच्छा लगे। मैंने ये यूज़ किया था काफ़ी पहले। PYQs आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से आपको पता चलेगा ना कैसे आते हैं, रिमाइंडर वाले आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो वो आपको वहाँ से देख के पैटर्न पता चल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करके एक एक टॉपिक को सीखते जाओ और काम होता जाएगा। सारे क्वेश्चन इसमें नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं बेकार, उनको करना ही नहीं है। आपका 50+ टारगेट इसमें होना चाहिए, 50+, जितना हो जाए, जितना ज़्यादा हो जाए, 60, 70+ सब अच्छा है। 50+ आपका टारगेट तो होना ही चाहिए। हाँ, 5 टॉपिक मैथ्स के मैंने एक्सप्लेन किया, जो कि FCAT और CDS दोनों में कॉमन है। टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, बोट, ट्रेन और 2-4 चीज़ें, तो ये 5 टॉपिक आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये वाली देख ली तो इस टॉपिक का और कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आता। FCAT और CDS दोनों एग्जाम में जितने इसमें क्वेश्चन कराए हैं, उसको अगर आपने कर लिया तो FCAT और CDS में कोई भी अगर नया क्वेश्चन आता है तो भी आप कर लेंगे, है ना। सीखना तो ऐसे ही चाहिए ना, अब कि कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए तो हमें वहीं कर लें, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली हैं। अब फाइनली देखते हैं क्या ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था, सबसे पहले पॉलिटी, फिर आपको करना है साइंस, आप ये थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज हल्का सा कर सकते हैं, फिर आपको करना है ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ये 4 चीज़ें बहुत ही अच्छे से करनी है, और अगर टाइम बचता है तो आप फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री की कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फिनिश 1 by 1 ईच सब्जेक्ट। मैं एक दिन में 2 पढ़ाई कर नहीं पाता था, एक ही करता हूँ। पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो 4 दिन 5 दिन हो गए, पॉलिटी चल रही है। कुछ लोग 2-2 लेके पैटर्न बना के करते हैं, 10 से 11 ये, 12 से 2 ये, 4 से 6 ये। तो अगर कोई ऐसा फॉलो कर पाता हो तो भाई अपने हिसाब से आप वैसे कर लेना। ऐसे कर लेना कि इंग्लिश के साथ एक दिन जीके का सब्जेक्ट ले लो और एक दिन मैथ्स के साथ जीके का सब्जेक्ट ले लो। जो अगर एक दिन में 2-2 3-3 पढ़ते हो तो वो अपना ऐसे प्लानिंग के हिसाब से कर लेना, है ना। और अवॉइड लॉट ऑफ कंटेंट्स। बात यह है कि आज बहुत सारे कंटेंट हैं, तो प्रिपेयर कर लो वहीं से जो चीज़ें आनी है। जब आपको पता है इन्हीं सोर्स से आना है तो ज़्यादा भटकने की क्या ज़रूरत है, बस इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लो। अब प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्सेस आप यूट्यूब का यूज़ कर लो। पॉलिटी की फलाना चीज़ नहीं समझ आ रही, उसके लिए यूट्यूब कर लो। ज्योग्राफी की फलाना चीज़ नहीं आती है, यूट्यूब से सीख लिया। सोर्स आपको पता है ना सीखना क्या चीज़ है। और या तो अगर आपने कोई कोर्स लिया तो कोई मतलब नहीं, जितना वो कराएं आँख बंद करके कर लो, क्लियर हो जाएगा। याद भी रखना है, हैव फेथ इन योर पोटेंशियल। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से चीज़ें आ रही हैं वही आ रही हैं, सब वही आ रही हैं। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक से। मॉक तब लगाना है जब आपको लगे कि हाँ हो गया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। लेकिन मॉक आप इंग्लिश और जीके का कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होता है ना, थोड़ा अंदाज़ा लगता है। सॉरी, जीके लिख दिया मैंने, मैथ्स।
मैथ्स का मॉक लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इंग्लिश लगाएंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा कि कितने मैं अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है नहीं ठीक है। जीके का मॉक का कोई मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आई हैव लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सो लेट मी एक्सप्रेस माई व्यूज़। PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का दायरा बताएगी और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं यार, रिपीट होते हैं। कोई अगर कहे रिपीट नहीं होता है तो उसने सही से PYQ देखा नहीं है। देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, एक जुडिशियली, एक थोड़ा अपने सेंस से आपको यूज़ करना है कि कहाँ आपको किसकी ज़रूरत है। को चैनल तो बहुत है यार, देखो क्या नाम है, सीडीएस जर्नी, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, डिफेंस मेनिया, और कौन से चैनल है, एक वो वैशाली मैडम का है, इनसाइट्स SSB शायद, एक और डिफेंस करके आया था मेरे टाइम पे, डिफेंस स्पेक्ट्रम है शायद, डिफेंस स्पेक्ट्रम, बहुत चैनल है। और जो प्रॉपर कोचिंग एकेडमी से आपको पता ही है, बायजूस है, डिफेंस वल्ला है, और डिफेंस अड्डा है, डिफेंस अड्डा 24/7, और कौन से चैनल है। तो देखो बहुत से चैनल है। अब आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इनका यूज़ करना है। हर एक वीडियो अगर आपने सभी का फॉलो किया तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपने अपना देख लिया कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, अब बड़े आराम से इनका कंटेंट यूज़ करते करते कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ये लोग अपना अपना वो निकालते हैं मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट टाइप की, ये तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी अपना अपना वीडियो आता ही रहता है, किसी का करंट अफेयर्स का आता है, किसी का इंग्लिश अच्छा आता है, और सब अपने हिसाब से आपको इसमें देख के जिसका जो ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग पहले कंटेंट, उसके बाद MCQ, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और अगर आप यहाँ से अब CAPF के राहों पे बढ़ गए तो 2 चैनल के नाम और आ जाते हैं, एक आता है स्टडी फंडा और एक ये हिमांशु साहब का है, हिमांशु वत्स। तो यार कंटेंट की कमी नहीं है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अब देखो इसमें नॉन रेलेवेंट चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, है ना, तो आपको ये देख लेना है कि कोई चीज़ रेलेवेंट है या नहीं है बहुत सारे चैनल पे, और उसके बाद फिर आराम से पढ़ना है। क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं वो रहे, ये रहे चैनल, आराम से पढ़ो और इसको क्लियर करो। अब देखो प्लानिंग और स्टडी के मुताबिक क्या है कि मान लेते हैं आपके पास इस पूरे 100% सिलेबस को कवर करने में अगर टाइम चाहिए तो आपके चांसेस हैं कि आपका क्लियर हो जाए। 100% चांस ये, 99 मैंने ऐसे लिख दिया कहीं मान लो कुछ हो जाए, पेन ना चले, फट जाए, गुम हो जाए। अगर आपने 100% सिलेबस तैयार कर लिया और वो आपको याद भी है, लेकिन बात ये कि उसको कवर करने में टाइम चाहिए, तो आपका पेपर निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर मान लेते हैं आपके पास टाइम कम है, T/2 टाइम है, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अभी भी आपके चांसेस तभी भी ठीक रहेंगे, या फिर 98 कह दें। बात ये कि ये सिलेबस कवर करके याद रखना भी ज़रूरी है, उसके लिए हमें कई बार उसको पढ़ना होता है। तो अब आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, अगर आपके पास टाइम T/2 है, T/3 है, T/4 है ना, तो उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें छोड़नी है, और ये सब पढ़ के आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसा सब करते हैं, एंड में मैं भी बता दूं कि आई हैव लॉन्च्ड अ सेल्फ स्टडी गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें क्या है कि आई हैव क्लियर्ड CDS 5 टाइम्स एंड आई हैव क्लियर्ड 6 टाइम्स। इसमें आपको बता दूंगा कि इस जगह ये इंपॉर्टेंट है, ये एक गाइडेंस प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। मैं आपको एक टास्क दे दूंगा कि भाई केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर कर लेना, संडे को मिलते हैं, संडे को हम उस चैप्टर पर डिस्कस कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट था। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। फीस रखी है 501। इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन और टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। बाकी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, जो पूरा वीडियो में हमने डिस्कस किया पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से उसको पढ़ो और छोटे छोटे नोट्स बना लो और उसको जितनी बार हो सके उसको पढ़ो। रिवाइज वर्ड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, री स्टडी। अगर पहली बार पढ़ने में इतना टाइम लगा तो ऐसा, अब रिवाइज वर्ड क्या मुझे फीलिंग देता है
कि 15 मिनट का टास्क है। जिस तरीके से हम पले बड़े हैं, मुझे तो यही लगता है कि रिवाइज़ करना है, ऐसा लगता है 10 मिनट का काम है। रिवाइज़ अभी नहीं करना है यार, रिवाइज़ एक हफ्ता पहले री रीड करो, अगली बार फिर से इतना टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम कम होना चालू होगा, है ना। इकट्ठे यहाँ से रिवाइज ऐसा लगता है कि इतना, री रीड, री स्टडी। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। और ये पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लेलिस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। इसको अगर आपने अगले 4 महीने फॉलो कर दिया तो यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम सीडीएस। और यू कैन कनेक्ट अस ऑन दिस today's.newspaper, जहाँ आपको डेली के न्यूज़ अपडेट मिल जाएंगे। 6.5K के आसपास लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।